हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीसी अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन कक्षा। आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करते हैं और आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान और अध्याय हमारा 10वां है नई पाठ्य पुस्तक के अनुसार। पुरानी के जो 2016 की पाठ्य पुस्तक 18 पाठ वाली है उसमें 9वां पाठ है। ठीक है, अब कार्य और ऊर्जा है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, फिर रूपांतरण ऊर्जा का किस प्रकार, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं और संरक्षण के उपाय क्या हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक गतिविधि दी है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि एक गेंद को फर्श पर रखकर धक्का देते हैं तो गेंद में बल लगाइए, यानी उसमें धक्का देने पे क्या होगा वो हम आप पे अभी देखते हैं। और एक होता है दीवार को धक्का लगाते हैं तो क्या होता है। देखो, जब बस कोई ऐसी वस्तु जिस पे हम धक्का दे के या बल लगा के आगे या पीछे कैसे ही उसके स्थान में परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन की परिभाषा आपको ये पूछे पाठ में आगे प्रश्न में तो यहाँ से है कि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी गेंद पे जो बल लगाया था उसमें क्या हुआ था, विस्थापन हुआ, यानी स्थान में परिवर्तन हुआ। दूसरे वी का मतलब दूसरे स्थान, वी का मतलब दूसरा और स्थापन का मतलब दूसरे स्थान पे आ जाना। और ठीक है, अब दीवार पे कोई धक्का लगाता है तो वो स्थिर ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका विस्थापन या स्थान परिवर्तन है वो क्या है, जीरो है, शून्य है। ठीक है, अब विस्थापन तो हमने देख लिया। अब हमें कोई कहे कि कार्य किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम ये परिभाषा याद रखेंगे। वस्तु पर बल लगाने पर उसके विस्थापन में उत्पन्न होने वाली क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ से इस पेज से हमारी दो परिभाषाएं हो गई हैं और ये शायद मेरे हिसाब से प्रश्न पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है कि नहीं देखता हूँ मैं। हाँ, ये है, कार्य किसे कहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर यहाँ से हमने कर लिया कक्षा 8 के लिए। और आगे इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी कार्य की परिभाषा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। मान के चलो ये जो बक्सा है, ये जो बैग अपना, सपोज करो ये यहाँ पे था पहले। ठीक है, मैंने इसको खींचते हुए मैं इधर ले गया तो ये क्या है, वस्तु अब यहाँ पे आ गई कहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इसमें 2 मीटर का विस्थापन हो गया, यानी 2 मीटर आगे ये अलग स्थान पे परिवर्तन हो गई। अब मैं और चलूँ थोड़ा सा तो थोड़ा सा और विस्थापन हो जाता। तो वस्तु पे जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। यानी मैं जितना ज़्यादा दूर लेके जाऊंगा इसको तो उतना ज़्यादा इसमें कार्य माना जाएगा, ज़्यादा काम किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है गतिविधि 2 के माध्यम से। ठीक है, अब गतिविधियों के माध्यम से हम इसमें सीख रहे हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक है, आपको उदाहरणों के सहित समझाती है। अब आती है बात पहले। ठीक है, अब बात दूसरी है कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण के बराबर निर्माण पर करता है। यानी जो वस्तु में स्थान परिवर्तन होगा वो किस अनुसार होगा, वो हमारे जो बल लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं अपनी ओर, उसके अनुसार हम उसमें स्थान परिवर्तन या विस्थापन कर पाएंगे। ठीक है, वस्तु पर किया गया वो कार्य वो कैसे होगा, जब वस्तु पर बल लगेगा और बल में कितना मान है, यानी ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा दूर विस्थापन जाएगा, यानी ज़्यादा दूर अधिक विस्थापन होगा तो कार्य भी अधिक होगा। ये बात हमें सिंपल तरीके से बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि कार्य निम्नांकित 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर और एक बल लगाए गए परिमाण पर। बल जो परिमाण है यानी कितना मान से हमने बल लगाया, बल को हम न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो बल का सिस्टम है वो हम बल वाले पाठ में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दी हैं। अगर ज़्यादा विस्थापन करना है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जब बल और विस्थापन दोनों ज़्यादा लगेंगे तो वो ज़्यादा कार्य किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब यदि वस्तु पर बल आरोपित करने पर वह बल की दिशा में विस्थापित होती है तो किए गए कार्य को हम इस सूत्र से लिख सकते हैं। यानी बल लगाएंगे और बल को गुणा करते हैं विस्थापन से तो हमें क्या होता है, कार्य प्राप्त हो जाता है। और कार्य का अंतर्राष्ट्रीय जिसे एसआई मात्रक बोलते हैं शॉर्ट भाषा में सीधी। ठीक है,
तो ये हमारा जूल होगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आती है पॉइंट ऊर्जा पे। ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ऊर्जा हम एक तरह से पावर बोलते हैं जिसे, कि इसमें आजकल बड़ी पावर आई हुई है, कुछ ज़्यादा लड़ाई करता है स्कूल में या कहीं पे ज़्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं पावर आ गई। तो वो पावर क्या होती है, एक तरह से ऊर्जा होती है। तो ये हम कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे बहते पानी में एक ऊर्जा होती है, उसके अंदर एक अपने आप में एनर्जी है। हवा में ऊर्जा है, हवा में ऊर्जा है तभी पवन चक्कियाँ चलती है और बिजली बनती है। कोयले में ऊर्जा है तभी उसमें से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है या बिजली प्राप्त होती है। भाप है, उससे हमें, आप उसके ऊपर हाथ करोगे गर्म पानी के ऊपर तो हमें गर्म महसूस होगा या ज्वलन सा महसूस होगा भाप के कारण। तो वो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में होती है, गुप्त ऊष्मा भाप में होती है, हमें दिखाई नहीं देती पर होती है। डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि सब में ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा से हम कार्य संपादित करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा, अब वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा की हमारे पास परिभाषा है। ठीक है, यानी जिसमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी उतनी ज़्यादा क्षमता होगी। अब यहाँ पे एक सारणी दी है, उसमें से आप फुटबॉल कौन खेलता है, खिलाड़ी, और जिस वस्तु पर कार्य हुआ है फुटबॉल पे कार्य है, यानी फुटबॉल के साथ वो खिलाड़ी खेल रहा है। ठीक है, अब बैलगाड़ी चला रहा है तो कौन चलाएगा, बैल चलाता है, पर चला किस पे रहा है, गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, पत्ते किससे हिलते हैं, हवा से हिलते हैं, पर हिल क्या रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। तो ये ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा कार्य कौन कर, कार्य भाग कौन है और ऊर्जा प्रभाव किस पे पड़ता है ये हमें बता रहे। पवन चक्की किससे चलती है, हवा से चलती है, परंतु फर्क किस पे पड़ता है, पंखे पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हवा किस पे लगती है, पंखे पे, तभी पवन चक्की चलती है। ठीक है, ये बात हमें समझाई गई है। अंततः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के तुल्य है। जब कार्य होगा तब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जब ऊर्जा होगी तो कार्य होगा। ठीक है, एक दूसरे से पूरक हैं। इसलिए ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी जूल है। यानी अब कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपको हमेशा याद रहेगा, दोनों का क्या है, जूल है। ठीक है, कोई कहे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बताओ कार्य और ऊर्जा का, तो ये हमारे पास क्या है, जूल है। एक पॉइंट बता देता हूँ, ये प्रश्न हमारा, ये 2 पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कार्य किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 है, उसका उत्तर है। ठीक है, साथ के साथ हम उत्तर भी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के साथ साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा रूपों में पाई जाती है। एक रूप क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या आता है, एक तो आती है गतिज ऊर्जा और एक आती है स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, पहले वो एक लाइन में समझ लीजिए। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं एक वस्तु हूँ और मेरे द्वारा वस्तु के माध्यम से मेरे हाथ में या मेरे साथ कोई चीज़ वस्तु और है, वो सांस चल रही है या कोई क्रिया हो रही है मेरे द्वारा। ठीक है, उसका कोई और प्रभाव हो रहा है, तो मेरे वस्तु के माध्यम से अगर कोई गति होती है तो वो गतिज ऊर्जा होती है। जबकि स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, वस्तु तो स्थिर रहेगी परंतु उसके कारण कोई और वस्तु है वो उसमें गति आ जा सकती है। जैसे गुलेल है, गुलेल स्थिर रहती है परंतु गुलेल के हम ऊपर वो कंचा रखे या मतलब जैसे कांच वाली गोली रखे या कोई और गोली रखे या पत्थर रखे, अगर उसको रबड़ को पीछे की तरफ खींचते हैं तो गुलेल तो स्थिर है, रबड़ में ऊर्जा स्टोर हो रही है, संचित हो रही है, परंतु जो पत्थर या गोली हमने रबड़ पे रखी है उसके अंदर गति आ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा का यही फर्क होता है कि स्थितिज ऊर्जा में सव्य वस्तु तो स्थिर रहती है, मुख्य वस्तु तो, जबकि उसके साथ जुड़ी वस्तु में गति आ जाती है। ठीक है, जैसे बांध होता है, बांध के अंदर पानी तो स्थिर रहता है परंतु जब बांध से एक धारा निकालते हैं हम आगे की तरफ टरबाइन चलाने के लिए, तो उस वस्तु पानी तो स्थिर रहेगा परंतु पानी की जो धार है उसमें तो गतिज ऊर्जा होगी और जो टरबाइन है उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का थोड़ा सा अंतर है।
अब हम देख सकते हैं कि बहता हुआ पानी है वो अपने साथ वस्तु ले जाता है, तो बहते हुए पानी में क्या है, गतिज ऊर्जा है। हवा चल रही है तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। और जो हवा खुद ही किसी दूसरे वस्तु को चला रही है तो इसमें वस्तु में मतलब अब आप समझ गए कि हवा है, पानी है, या कोई वस्तु खुद किसी अन्य वस्तु खुद भी चल रही है और दूसरी वस्तु को भी बहा रही है तो गतिज ऊर्जा मिलेगी। खुद स्थिर है और दूसरी वस्तु में गति प्रदान कर रही है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊंचाई से गिरते पानी वे टरबाइन को गिराकर उसमें घुमाया जाता है। गुलेल के रबड़ में पत्थर खींचकर छोड़ते हैं तो पत्थर को गति मिलती है। इस प्रकार तीर कमान में कमान को खींचकर छोड़ने पर तीर में भी गति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिति या आकृति में परिवर्तन होने के भी भौत वस्तु में ऊर्जा होती है। चाबी वाला खिलौना, कार के अंदर की मशीन को देखिए, इस प्रकार चाबी वाली घड़ी के अंदर की मशीन को, घड़ी साज को देखिए। ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग होता है और जब घड़ी और कार में चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है और आकृति में परिवर्तन होता है। यानी स्प्रिंग है वो अपनी ऊर्जा को संचित करता है और फिर वो उसी संचित ऊर्जा को जो मुख्य कार्य करने वाली मशीन या भाग है उस पर ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाती है तो वो चलने लगती है। जब वस्तु की स्थिति और आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा के उपकरण और स्प्रिंग के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से। अब यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब ऊर्जा के रूप देख लेते हैं। पहला रूप हमें दिया है यांत्रिक ऊर्जा, इसके दो भाग है, गतिज और स्थितिज। ठीक है, जल, पवन, गाड़ी, गेंद में गतिज ऊर्जा होती है, जबकि स्प्रिंग, गुलेल, तीर कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या है, जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा होती है, कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोल डीजल से प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा कहाँ पे प्रयोग होती है, ईंधन में निहित होती है, बैटरी या सेल में होती है और सभी प्रकार के ईंधन के अंदर रासायनिक ऊर्जा ही होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा क्या है, सूर्य और बल्ब इत्यादि के प्रकाश में निहित ऊर्जा है। धूप से वस्तुएं गर्म होना या सौर सेल से विद्युत बनाना। विद्युत ऊर्जा के आवेशों के प्रवाह से ऊर्जा प्राप्त होती है। बल्ब से रोशनी प्राप्त करना, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर आदि का चलना। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा है, चुंबक से लोहे की वस्तु में आकर्षण होना। ध्वनि ऊर्जा क्या है, ध्वनि कंपन में निहित ऊर्जा है, विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन से प्राप्त ध्वनि होती है। ध्वनिया का ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ध्वनि कहाँ से प्राप्त होती है, विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से होती है या संलयन से प्राप्त होती है और इसमें परमाणु भट्टी का विद्युत निर्माण किया जाता है। तो अब ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा होती है वो पांद के पानी में होती है। ठीक है, यानी खड़ी वो कोई वस्तु है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, अगर उसी में से एक धारा पानी के प्रवाह निकालते हैं तो जब पानी बहेगा तो उसमें गति ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल गई, गतिज में बदल गई। अब यहाँ से जब पानी टरबाइन पे गिरता है तो बहते पानी से जो ऊर्जा थी वो विद्युत जनित्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो गई। तो ये ऊर्जा के परिवर्तन है, पहले स्थितिज ऊर्जा में था, फिर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई, फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब बहते पानी से विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है और पानी में फिर भी गतिज ऊर्जा जारी रहेगी। अब इससे हम घर के बिजली के सारे सामान उपकरण विद्युत ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं। अब ये हमें एक सारणी दी है कि कौन सा किस में प्रयोग होता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा में प्रकाश बदलता है और विद्युत हीटर है वो विद्युत को ऊष्मा में बदलता है। ठीक है, ये यहाँ पे सेम आएगा। सोलर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करता है और विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को, रसायन भरा होता है उसमें, रासायनिक विद्युत में परिवर्तन करता है। और माइक्रोफोन है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है,
लाउड स्पीकर है, ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तन करता है। बांध यंत्र है एक तरह से टरबाइन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डीजल इंजन भी यांत्रिक है, तो ये भी विद्युत या गतिज में विद्युत में कैसे बदलेगा, जनरेटर लगा देते हैं डीजल इंजन पे, तो ये हमारा डायनमो लगाते ही एक जनरेटर बन जाता है डीजल इंजन, और फिर ये विद्युत ऊर्जा। अगर हम ट्रैक्टर को समझें तो ये डीजल इंजन में गतिज ऊर्जा पैदा करता है। और नाभिकीय भट्टी है वो या परमाणु ऊर्जा होती है, और इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। पवन ऊर्जा है पवन चक्की से, ये भी विद्युत में बदलती है। डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, डीजल इंजन की तरह, और ये हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये हमारी सारणी थी। अब बढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। परंपरागत स्रोत जो साधारणतः चले आते हैं, इसमें क्या क्या आता है, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी, प्राकृतिक गैस, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस, खनिज कोयला, ये क्या है हमारे पृथ्वी की गर्भ से यानी ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, लंबे समय के उपरांत भूगर्भ के अत्यधिक दाब और ताप के कारण पेड़ पौधे पेट्रोलियम और खनिज कोयले में बदल गए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर हम प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे लिए प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जीवाश्म ईंधन, कास्ट ईंधन, लकड़ी को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो ये ठीक है, ये हमारी परंपरागत स्रोत की परिभाषा है, और जीवाश्म ईंधन की परिभाषा मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। परंपरागत के रूप में हमने पढ़ लिया जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी है, ठीक है। और जबकि गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है, वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में, जिसे रिन्यूएबल कहते हैं, पुनर्नवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव गैस ऊर्जा, ठीक है, वो गोबर गैस की जिसे कहते हैं, और महासागरीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गोबर गैस में कौन सी मीथेन मुख्यतः होती है, ठीक है, और गोबर गैस में मुख्य गैस होती है मीथेन। अब आगे बढ़ते हैं, गैर परंपरागत जो हमने अभी पढ़े, सूर्य, पवन, जल, जैव मात्रा, परमाणु भट्ठी, महासागर, भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। इन स्रोत का बार बार उपयोग किया जाता है, और अंत में इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाले। इन स्रोतों से अधिकाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। गोबर और अन्य जैव अवशिष्ट से बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे जैव मात्रा ऊर्जा कहते हैं। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इसके पानी को ऊंचे टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन विद्युत जनरेटर से जुड़ा होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी प्रकार का परमाणु संयंत्र होता है, वो कहाँ पे है, विद्युत का निर्माण होता है नाभिकीय भट्टी के माध्यम से। राजस्थान में परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में परमाणु संयंत्र स्थित है। वहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग पनडुब्बी, ठीक है, ये चलाने में किया जाता है। और महासागरीय ऊर्जा किसे कहते हैं, महासागरीय में आने वाले ज्वार भाटा, तेज लहरों और धाराओं को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, जिसे महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में जाने पर ताप में वृद्धि होती है, इसे तापीय ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करते हैं, तो इसे भूगर्भीय ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की से प्राप्त पवन के माध्यम से बनने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहेंगे, और सौर ऊर्जा के सौर सेलों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अब ये आपको एक काम करना है कि कहाँ कहाँ जल, ताप और विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं, उनका मानचित्र पे नाम लिखना है, ठीक है, और उनकी डॉट बना के ऐसे रावतबाटा, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण कैसे होता है, ठीक है। अब ऊर्जा संकट कैसे बता सकता है, ऊर्जा का संरक्षण करके ही बताया जा सकता है। तो पहला उपाय क्या है, आवश्यकता होने पर विद्युत के साधनों का उपयोग करें। कमरे में कोई नहीं हो तो विद्युत उपकरणों का स्विच बंद कर दें। खाना पकाने के लिए सोलर कुकर, चूल्हे, प्रेशर कुकर आदि का ईंधन करके बचाएं।
रसोई गैस, केरोसिन स्टोव, चूल्हे, अंगीठी आदि के ईंधन को व्यर्थ नहीं जलने दें। किसी स्थान पर रुकने या किसी की प्रतीक्षा करते समय वाहनों के ईंधन बंद करके पेट्रोल डीजल को व्यर्थ जलने से बचाएं। वाहनों की समय पर जांच और सर्विसिंग कराएं। उचित मात्रा में हवा ऑयल का प्रयोग करें। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करके परंपरागत ईंधन बचा सकते हैं और अपशिष्ट पदार्थों और बायोगैस से बनाकर काम में लेने वाले परंपरागत स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। भवनों के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे वे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहें। हीटर और एसी का कम प्रयोग और विद्युत की बचत होगी ताकि बिल न आए। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में विद्युत और अन्य ऊर्जा का उपयोग होता है, इनका मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। घरों और प्रतिष्ठानों में स्थान बल्ब और ट्यूबलाइट के स्थान पर LED का उपयोग करने से बिजली की बचत होती है। तो ये था आज का पाठ, कार्य और ऊर्जा, उसके रूपांतरण और उसके प्रयोग और संरक्षण के मुख्य बातें। अगले पाठ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।